हाँ जी। तो आज हम बच्चों 10th का सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे जो कि भाई जोगा सिंह स्कूल का है। आप सबको मैं बता दूं, अगर कोई इसी सैम्पल पेपर से ऐड हुआ है ग्रुप में, तो स्कूल पेपर हम लोग कर रहे हैं जो कि किसी भी सैम्पल पेपर से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि कोई एक सैम्पल पेपर एक टीचर लिखता है, जबकि स्कूल पेपर बहुत सारे टीचर्स अलग अलग टीचर के बनाए हुए पेपर कर रहे हैं। और बहुत सारे अलग अलग पेपर करने के बाद भी आपको 7-8-10 पेपर करने के बाद ये दिखेगा कि पेपर में आने जैसे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। ठीक है भैया, तो अलग अलग टीचर का पेपर करते जा रहे हैं और 10 पेपर बाद आपका वही क्वेश्चन सर्कल में घूमने शुरू हो गए जो आपने पहले 10 पेपर में किए हैं। तो क्या मज़ा आता है कि अलग टीचर ने पेपर बनाए हैं, फिर भी क्वेश्चन तो वही आते हैं, टाइप तो वही है। ज़बरदस्त तैयारी होती है। ठीक है जी, शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, भाई जोगा सिंह स्कूल का पेपर है ये। ध्यान से सुनते रहिएगा, क्वेश्चन देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरे पास। फर्स्ट क्वेश्चन जिससे मुझे कहा गया है यहाँ पर कि ये यहाँ ये एक डेसिमल एक्सपेंशन जो कि 33 डिवाइडेड बाय, फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा है, बड़ा कर देता हूँ ताकि थोड़ा रीडेबल हो जाए। ठीक है जी, हाँ अभी देखते रहना जरा। हाँ, तो यहाँ मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 33 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब इंटू 5 पूछा गया। वो जरूर ध्यान देना, 1 मार्क में कई बार वो पूछता है, एक क्वेश्चन हम आंसर दूसरा लिखाते हैं। तो उसने मुझे कहा हुआ है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल एक्सप्रेशन विल टर्मिनेट हाउ मैनी डेसिमल प्लेस। कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा, पहले चेक कर लेना होगा भी कि नहीं होगा। सबने सीखा हुआ है नीचे सिर्फ 2 हो या नीचे 5 हो। ठीक है भैया, या दोनों चल रहे हो, नीचे सिर्फ 2 हो या 5 हो या दोनों चल रहे हो, ये हर हालत में टर्मिनेट होगा। ठीक है भैया, और जिसकी बड़ी पावर होगी 2 और 5 में, 2 और 5 में जिसकी बड़ी पावर होगी उतने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा, यानी एक्चुअली ये 3 डिजिट बाद टर्मिनेट होगा। ठीक है भैया, तो उसने बोला आफ्टर हाउ मैनी डिजिट के बाद, डिजिट प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। आप लिख सकते हो 3 प्लेसेस बाद, 3 प्लेसेस बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बनेगा। आंसर है, मेरा ध्यान है मल्टीपल चॉइसेस कोई नहीं है कि मेरे को यहाँ ऑप्शन कोई लिखनी हो ए बी सी। सेकेंड क्वेश्चन में वो बोल रहा है भैया यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट करता है कि ए को बी से डिवाइड करें। चेक करो सारे बच्चे, देखो हमने क्या सीखा हुआ था कि ए को बी से डिवाइड करें तो कोई क्वेश्चन क्यू आएगा, रिमाइंडर आर आएगा। ठीक है, जिसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे पढ़ते थे बच्चों कि डिविडेंड यानी ए इक्वल होगा डिवाइजर इंटू क्वेश्चन बी क्यू प्लस रिमाइंडर आर। वो तो ठीक है, पता है और आपको बता भी रहा, आपको भी मालूम है और ये भी बता रहा है, लेकिन बोलता है वेयर आर सेटिस्फाई विच इनइक्वालिटी। ये रिमाइंडर किस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। कई बार बच्चा ये भूल जाता है, यार ये इनइक्वालिटी क्या आ गई। मैं आपको बताऊं, कभी भी कोई भी चीज़ों के बीच में इक्वल है तो इक्वेशन कहा जाता है, और किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में ग्रेटर स्मॉलर, ग्रेटर देन इक्वल और स्मॉलर देन इक्वल, ये वाले सिंबल है तो इसे इनइक्वालिटी कहते हैं। तो आर की क्या इनइक्वालिटी पूछी गई है आपसे, देखो बोल रहा है आर की जो भी इनइक्वालिटी थी वो बताओ आप। तो कौन सी इनइक्वालिटी है, ध्यान देना। यूक्लिड डिवीजन लेमा में याद होगा ना आपको कि जब आप ए को बी से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर या तो ये पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा, या पूरा नहीं कटा, पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो रिमाइंडर 0 से ग्रेटर आएगा, लेकिन हर हालत में जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा आएगा। ठीक है भैया, तो ये आर की इनइक्वालिटी होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा में, आर की इनइक्वालिटी ये होती है। ठीक है जी, ध्यान से सोच के करो। दोबारा बोल दूं एक बारी, पूरा डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर 0 के इक्वल हो सकता है, देखो ये मैंने इक्वल का साइन डाला, या क्यों क्या जरूरी है पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे तो छोटा ही आता है ना हमेशा। 0 से तो बड़ा होगा लेकिन बी से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइजर से तो ऑलवेज छोटा होगा। इनइक्वालिटी ऑफ आर फॉर यूक्लिड डिवीजन लेमा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, आंसर बहुत क्लियरली मार्क करा करो, टीचर्स को परेशानी ना हो आपका आंसर पेपर, आंसर शीट पढ़ने में। ठीक है जी, नेक्स्ट थर्ड बोलता है 2 पॉजिटिव नंबर p और q हैं, जिसमें p उसने मुझे दिया हुआ है ab स्क्वायर है और q दिया हुआ है a क्यूब b है। बोलता है LCM ऑफ p q बता दो। तो LCM का रूल बच्चों मैंने क्या सिखाया था आपको, फर्स्ट के ऑल फैक्टर लेने और सेकंड के एक्स्ट्रा फैक्टर लेने हैं। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, देखो फर्स्ट के ऑल फैक्टर a इंटू बी स्क्वायर, सेकेंड के एक्स्ट्रा, सर एक ए तो लिख चुके हैं, एक बार ये लिख चुके हैं सर, ये 2 टाइम्स एक्स्ट्रा है, 3 बारी है ना, 3 टाइम्स है ना सर, ये 2 टाइम्स एक्स्ट्रा फैक्टर लेना है ए स्क्वायर।
बी ऑलरेडी 2 टाइम लिखा हुआ है, यहाँ एक्स्ट्रा नहीं है, 1 टाइम ही है, एक्स्ट्रा नहीं है, 2 टाइम भी होता तो एक्स्ट्रा नहीं है, 3 टाइम होता तो एक बार ही एक्स्ट्रा होता, लेकिन अभी तो एक्स्ट्रा नहीं है, यानी एलसीएम आ गया a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। या तो ऐसे पूरा सोच के कर लो, या एलसीएम में क्या क्या रूल सीखा था हमने, ऑल फैक्टर विद हाईएस्ट पावर लिखने हैं आपको। तो देखो ऑल फैक्टर, पहला फैक्टर ए हाईएस्ट पावर 1 और 3 में 3, दूसरा फैक्टर बी हाईएस्ट पावर 1 और 2 में 2। ठीक है जी, तो ये मेरा एलसीएम फिर से आ गया, ये जल्दी आ जाता है ऐसा करने से। ठीक है, आंसर है ए क्यूब बी स्क्वायर। ठीक है जी, नेक्स्ट। उसने मुझे यहाँ बोला हुआ है कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 38220 का और 196 का। ठीक है, और देखो मेथड दिया हुआ है, डिवीजन एल्गोरिथम से निकालना है, डिवीजन एल्गोरिथम से निकालना है। ठीक है भैया, तो नॉर्मल सा है, याद होगा। इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, अगर ये डिवाइड अभी पूरा हो गया तो SCF 196 होगा, नहीं हुआ तो वो प्रोसेस पलटने वाला मेथड, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, नॉर्मल बात है। शुरू कर रहा हूँ डिवाइड, 196 1 196। ठीक है जी, ये 186 का बैलेंस हो गया, नेक्स्ट डिजिट कैरी कर लिया, और 196 का 9 टेबल पे जा रहा है एक्चुअली। ठीक है जी, माइनस कर लिया बच्चों, और आगे आखिरी डिजिट कैरी कर लिया, और अभी भी ये देखो 196 से डिवाइड हो गया, 196 वाइज 980, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया मेरे से। ठीक है जी, और ये किससे डिवाइड हुआ एक्चुअली, 196 से। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारा, 196। और याद होगा अगर ये डिवाइड नहीं होता, यहाँ कोई रिमाइंडर बच जाता तो प्रोसेस फिर पलट देते। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 196 से। अच्छा, प्रीवियस ईयर के पेपर है और सबको पता है इस बार कुछ सिलेबस कट हुआ है, बच्चों। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा, बता के छोड़ दूंगा। ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का ध्यान देना, थर्ड एक्सरसाइज का 8.3 का क्वेश्चन है, जो कि सिलेबस से आउट हो गई है इस बार। 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली एक्सरसाइज है ये, तो ये अब आपको नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाओ, सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा, अभी चाहे हमने बैच में पढ़ा नहीं है सिमिलर ट्रायंगल, तो भी इसके 1 मार्कर क्वेश्चन तो इजी होने चाहिए ना, वो मैं आपको बोल देता हूँ। ऐसे कोई नई प्रॉपर्टी आएंगी, उन्हें थोड़ा ध्यान रख लेना, तो चाहे चैप्टर नहीं हुआ और बाद में हो भी जाएगा और अच्छी समझ बन जाएगी, लेकिन अभी आप क्वेश्चन करने लायक हो जाओगे। बोलता है ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है, शक्ल एक जैसी है, इनकी शेप एक जैसी है इनकी, साइड्स की रेशियो दी हुई है आपको AB/PQ, यहाँ पे 1/3 है, एरिया की रेशियो पूछी हुई है। तो अभी सब बच्चे जिन्होंने चैप्टर किया वो तो ठीक, जिन्होंने नहीं किया वो ध्यान दो। एक थ्योरम पढ़नी है इसमें। इस साल मेरे सिलेबस में 3 थ्योरम है, जिसमें से एक एरिया थ्योरम है कि सिमिलर ट्रायंगल में उनके एरिया की रेशियो उनकी साइडों की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होती है। एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो यानी AB/PQ के स्क्वायर के बराबर होगी। और इसमें देखो AB/PQ स्पेस नीचे नहीं है, थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ। AB/PQ का वैल्यू आपको 1/3 दिया था, यानी एरिया की रेशियो 1/3 का स्क्वायर 1/9 यानी 1:9 आ जाएगी आंसर। प्रॉपर्टी ध्यान रखना, सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होती है। नेक्स्ट, ध्यान से सुनते जाइए। हाँ जी, 7th क्वेश्चन पे आ गए। अच्छा, बहुत जगह 1 मार्क क्वेश्चन है ना, शॉर्टकट देना चाहिए आप लोगों को। जैसे cosec 2/5 है, वो मेरे से पूछ रहा है 4 + 4 tan स्क्वायर की वैल्यू बता दो। कोई बच्चा आप करने को कर सकता है, लेकिन बड़ा मेथड, वो बोल रहा है सर cos का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उससे 2 साइडें, बड़ा मेथड है, सिर्फ सुन लेना। 2 साइडें आ गई, तीसरी पाइथागोरस से निकाल दी, तीनों आने पे 10 आ ही जाएगा, वो 10 यहाँ डाल दिया, आंसर आ गया। बिल्कुल ठीक है, मना तो नहीं करूँगा मैं, लेकिन ध्यान दो, जिस चीज़ की आपको वैल्यू निकालनी है, अभी आपको उसमें 10 चाहिए और 10 आपको पता नहीं है, तो आप थोड़ा इसको सिंपल करो ना। देखो 4 कॉमन निकाल लो, इसमें अंदर बचेगा 1 + tan स्क्वायर है,
सब बच्चों को याद है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसे आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर है। और सब बच्चों को जरूर याद है कि सेक थीटा की वैल्यू होती है 1 बाय कॉस। तो यहाँ आप सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। तो कुल मिला के जो निकाला जाना था, जिसकी वैल्यू चाहिए थी, उसे हम सिंपल कर पाए और वो अपने आप ही कॉस डिपेंडेंट आ गया। और कॉस तुम्हें पता है 2/5। ठीक है भैया, तो ध्यान देना 4 इंटू 1 बाय कॉस की जगह 2/5 का होल स्क्वायर, यानी 4 इंटू 1 बाय 2/5 का स्क्वायर 4/25। नीचे वाली 4 एज इट इज रहेगी, ऊपर वाला 4 एज इट इज रहेगा, नीचे रेशनल नंबर पलट कर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 से 4 कट हो गया, आंसर आ गया 25। ठीक है भैया, आंसर 25 आ गया बच्चों। ठीक, ऑप्शन तो कोई है नहीं, तो ऐसे ही बॉक्स में छोड़ दो, मार्क कर दो। नेक्स्ट। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन पर अगर आप ध्यान देंगे बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन है। अभी बैच में हमने काफ़ी चैप्टर किए हैं, लेकिन ये वाला नहीं किया। लेकिन क्वेश्चन कोई भी आ रहा है, मैं आपको कराते जा रहा हूँ और सुनते जाना। एक पेपर नहीं तो दूसरा तीसरे में आपको अपने आप से होने लगेगा। तो बच्चा बोले मैंने अभी करा भी, आपको कोशिश की, लेकिन मेरे को कंसेप्चुअल नहीं पता लगा सर। मैं कह रहा हूँ सुनते जाओ, रहो मेरे साथ, 2-4 पेपर में सब अपने आप होने लगेगा। जो चैप्टर आपने मेरे साथ कर रखे हैं वो तो होंगे ही, जो मेरे साथ नहीं कर रखे हैं वो भी होने लग जाएंगे। ठीक है, और बता रहा हूँ मैं, बेसिक तो बता रहा हूँ आपको। एक बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम होती है ट्रायंगल चैप्टर में, पहला थ्योरम है 6.1 थ्योरम है, जिसको हम बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम कहते हैं। वो थ्योरम क्या कहती है कि ट्रायंगल में अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी एक साइड के पैरेलल है, जैसे डी बी सी के पैरेलल है, ये गिवन है, तो रिजल्ट में आप क्या लिख सकते हो। देखो ये पैरेलल लाइन है ना, इस लेफ्ट साइड पर 2 पार्ट बनाए हैं, 2 टुकड़े कर दिए हैं इस साइड के ए डी डी बी, इस साइड के भी 2 पार्ट यानी 2 टुकड़े कर दिए हैं ए ई सी। ये पैरेलल लाइन जो कि किसी एक साइड के पैरेलल है, अदर साइड के जो पार्ट बनाती है उनकी रेशियो हमेशा इक्वल होती है। ये है बीपीटी की थ्योरम का रिजल्ट। ठीक है भैया, कि अगर ये पैरेलल लाइन है तो इधर 2 पार्ट की रेशियो ए डी अपॉन डी बी, और इधर 2 पार्ट की रेशियो ए ई अपॉन ई सी इक्वल होनी चाहिए। ये बीपीटी थ्योरम से हम कह सकते हैं। तो देखो बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए, ट्रायंगल में पैरेलल लाइन दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, वही लिखा है मैंने। और अब आप चेक करो, देखो एडी आपको 2x दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। फिर उसके बाद नेक्स्ट b 2x माइनस 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा सा बीपीटी से अलग है, हटकर है, थोड़ा बदल दिया उसने क्वेश्चन, लेकिन देखते रहिएगा। b 2x माइनस 1 दिया हुआ है, dc थोड़ी सी मार्किंग में फ़र्क है, मैंने मार्किंग में थ्योरम आपने समझ ली, थ्योरम समझ ली, मैं थोड़ा सा मार्किंग, ये डी पैरेलल ए बी है, इसमें फ़र्क है थोड़ा सा। मैं अकॉर्डिंगली दोबारा लिख दूं क्वेश्चन को। ठीक है भैया, क्वेश्चन को दोबारा लिख दूं मैं, थ्योरम तो वही है, अभी बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। ट्रायंगल ए बी सी में उसने कहा डी ई पैरेलल है ए बी पर। देखो ए बी यहाँ है, तो ए बी के पैरेलल कोई लाइन बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना। ठीक है भैया, डी ई पैरेलल है, ध्यान देना। ठीक है, ए बी पर देखो ये डी लाइन, ये डी लाइन ए बी पर पैरेलल आ गई। पैरेलल के लिए सेम एरो वाले डायरेक्शन डाल देते हैं। अब देखो मैंने कहा था ना ट्रायंगल में, ऐसे देखो इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल में कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल है, तो ये लाइन ट्रायंगल की बाकी 2 साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी सी बी सी डी डी ए, इनकी रेशियो इक्वल होगी। यानी इस बार गिवन ये है कि डी पैरेलल है ए बी पर। तो देखो रिजल्ट में आप क्या लिख सकते हो, रिजल्ट में सर पार्ट की रेशियो, इन 2 पार्ट की रेशियो और इन 2 पार्ट की रेशियो इक्वल होगी। एक ही ऑर्डर में लिखना भैया, इधर अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो इधर भी नीचे से ऊपर सेम ऑर्डर में यूज करना बीपीटी को। सी डी अपॉन डी ए पार्ट की रेशियो, इधर सी अपॉन ई बी इक्वल होगी। बार बार कह रहा हूँ, किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन दिखता है, चैप्टर नहीं किया ना, बस उतनी बात है, चैप्टर हो जाएगा, सब इजी लगेगा आपको। अभी देखिए वैल्यू डाल लेते हैं एक बारी, जो पता है हमें, ए डी 2x है, डी सी एक्स प्लस 3 है, बी 2x माइनस 1 है, और सी x है। ठीक है, और वो x पूछ रहा है आपसे, तो वैल्यू डालो ना सारी, देखो पता तो है आपको। सी डी एक्स प्लस 3 है, ठीक है भैया, डी आपका 2x है, सी ई आपके पास x है, और सी भी आपके पास 2x माइनस 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो क्वाड्रेटिक अभी आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कर देते हैं, देखते रहिएगा ध्यान से।
तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो 2x की x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, x की -1 से -x, फिर +3 की 2x से +6x, 3 की -1 से -3, 2x की x से 2x स्क्वायर। लग रहा था क्वाड्रेटिक है, लेकिन देखो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर तो कट गया। बच्चा कह रहा है सर नहीं क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि आसान बन गया, 6x - x 5x -3 उधर ले जाओ, x का आंसर आ गया 3/5। ठीक है जी, ध्यान से करना। ट्रायंगल में कभी भी साइड के पैरेलल लाइन बनाए तो वो पैरेलल लाइन बाकी दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये पार्ट की रेशियो इक्वल लिख सकते हो आप, वही बीपीटी है, तो रेशियो इक्वल लिख के उसमें चीजें डाली, आंसर आ गया। ठीक है जी, करो फटाफट से करो। नेक्स्ट, बिल्कुल मतलब पेपर में ना यही सब कुछ आना होता है भैया, तो बार बार करते करते बहुत सारे पेपर करते करते अच्छी तैयारी आएगी आप लोगों की, जबकि एनसीईआरटी में आप ये सब कुछ नहीं सीखते, ध्यान देना। ठीक है, अभी ध्यान दो। अब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्री हमने कर ली, अब एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन थोड़ा ही है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से भी हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री में वैसे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है इस तरह के। ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर। अब देखो कोई काइट फ्लाई की गई है, कोई काइट फ्लाई की गई है, काइट का स्ट्रिंग हो गया, ये काइट की हाइट हो गई, ये हाइट हो गई। बोलता है काइट का जो हाइट है वो बोल रहा है 20 मीटर है, ये हाइट 20 मीटर है, नॉर्मल बात हो गई है। फिर वो बोल रहा है ये जो स्ट्रिंग है ये अर्थ के साथ या ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो बोलता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताओ। सब बच्चे ध्यान से सुनना, एक कंसेप्ट दूंगा मैं आपको, ऐसा कोई भी क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे। कभी भी उसने एक फिगर बनाई लैंग्वेज देखे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनवाया, राइट एंगल ट्रायंगल में वो कोई भी दो इंफॉर्मेशन आपको दे दे, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के एंगल के अलावा कोई भी दो इंफॉर्मेशन दे दे, बच्चे हुए आंसर बड़ी जल्दी आएंगे। बच्चों कुछ भी निकालना आ जाएगा, बच्चों हर चीज कैलकुलेट हो सकती है यहाँ पे। सर कैसे आएगी सर, जैसे हाइट पता और एंगल पता है, दो बातें पता है, ये स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, ये कैसे आएगी सर? मैं पूछ रहा हूँ ये स्ट्रिंग क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है। बच्चा कह रहे हैं सर 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है। बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं हम, इसे केस 1 वाले क्वेश्चन कहते हैं जब हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो करें तो, कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो चीजें हो तो हमेशा बोलो केस 1 के क्वेश्चन है। केस 1 में कोई भी साइड निकालनी हो तो कैसे निकालें, जो साइड निकालनी हो, जैसे हाइपोटेन्यूज निकालना है, स्ट्रिंग की लेंथ निकालना है, ऊपर रखो। जो साइड मालूम हो सर परपेंडिकुलर मालूम है हमें, उसे नीचे रखो। और पंडित बद्री प्रसाद वाली जो टेबल आपको सिखा रखी है बच्चों, सबको पता है वो, उससे फॉर्मूला ढूंढो, उससे फॉर्मूला ढूंढोगे ना तो ये वाला फॉर्मूला दिखेगा आपको, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा। ठीक है, अब इसमें देखो वैल्यू डालो आप, हाइपोटेन्यूज क्या है सर फाइंड आउट करना है, तो उसको एच ही लिख देते हैं। परपेंडिकुलर क्या है 20 है सर, थीटा कितना है, थीटा एंगल को कहते हैं सर 30 डिग्री है, वैल्यू डालो। कॉसेक 30 भूल मत जाना, सबको पता है कॉसेक यहाँ पर साइन होता है, साइन का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, और साइन 30 हाफ है तो कॉसेक 30 हाफ का उल्टा 2 होगा। तो हाइपोटेन्यूज 20 × 2 यानी 40 आ गई, 40 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास 40 सेंटीमीटर आ गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 40 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, कर दो फटाफट से कर दो। यूट्यूब पे लाइव चलते हुए आप क्लास को पॉज कर सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करिए। अगला भी लगभग इसी के साथ का, मतलब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री में भी कवर हो रहा है, जिनको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो नहीं आ रहा फर्स्ट टर्म में, ट्रिग्नोमेट्री में भी ये क्वेश्चन कवर हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से ही कर लिया हमने, और अगला भी ऐसा सही है, और ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में भी कवर हो रहे हैं, जिस मर्जी टॉपिक में बोल दो। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 10th मतलब बहुत आते हैं, यही टाइप आता है 1 मार्क में। अब देखो, इफ द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए टावर एंड हाइट इज √3:1, बहुत ध्यान देना। तो क्या कह रहा है, किसी टावर, अब ध्यान से सोचो, 1 मिनट फिगर सुन लेना मेरे साथ, किसी टावर, ठीक है भैया, की शेडो, मान लो ये टावर की शेडो जो ग्राउंड पर बनेगी, ग्राउंड पर प्रोजेक्ट होगी, वही है। अच्छा शेडो बनती कैसे, एक बार ये आइडिया लेना बच्चों। सर यहाँ सन है, मान लो कोई लाइट सोर्स है, सन है सर, इससे बहुत सारी सनरेज आ रही हैं, वो हाइट की वजह से सनरेज रुक गई तो शेडो आ गई, और जहाँ हाइट खत्म हो गई ये सनरेज आगे निकलते हुए यहाँ शेडो खत्म हो गई, मतलब शेडो इतनी बनेगी। इतना सोच पा रहे होंगे, ये जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो ये वाला एंगल होता है, कि अर्थ के साथ सन रेज का एंगल क्या है, वो ये वाला एंगल होता है। वो ये एंगल पूछ रहा है, इस बार ये एक भी क्वेश्चन नहीं करा तुमने, मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो भी खत्म कर लो तब भी ऐसा कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो होगा नहीं।
लेकिन ये अभी क्या कह रहा है, अभी समझ लोगे, ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज से समझ लोगे आप लोग। सर शेडो की लेंथ, उसने ऐसे कहा हुआ है सर शेडो की लेंथ और हाइट की रेशियो √3:1 है। मैं शेडो की लेंथ को देखो बेस कह सकता हूँ ना, याद होगा सबको, जिस साइड पर 90 और थीटा उसे बेस कहते हैं। और टावर की हाइट को परपेंडिकुलर कह सकता हूँ ना, उल्टा पुल्टा मत लिखना बच्चों, ऑर्डर का ध्यान देना। शेडो की लेंथ पहले बोलो क्या है, शेडो की लेंथ बच्चे कह रहे हैं सर बेस है। फिर टावर की हाइट क्या है, बच्चे कह रहे हैं सर परपेंडिकुलर है। इनकी रेशियो जो डिवाइड करके आएगी वो रेशियो √3:1 दी हुई है, और आपसे थीटा पूछा हुआ है। क्वेश्चन ही लिखा है, चेक कर लो। शेडो की लेंथ मतलब बेस, टावर की हाइट मतलब परपेंडिकुलर, √3:1। सर थीटा कैसे निकालूं? बच्चे मेरे से ऐसे पूछेगा तो मैं भी कह दूंगा मेरे को क्या पता, लेकिन मैं कहूंगा देख जरा सोच के बता। जो ये टेबल होती थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन का उल्टा ये कॉसेक, कॉस का उल्टा ये सेक, टेन का उल्टा ये कॉट, पता है ना, ये साइन कॉस टेन सब पढ़ा हुआ है हमने। सर ये बेस अपन परपेंडिकुलर बनाना, देखो बेस अपन परपेंडिकुलर बच्चा ही बता देगा सर, इसे तो हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, √3/1 मतलब √3। अब सर ये एक इक्वेशन है, इसे थीटा आएगा सर, आ जाएगा अगर दोनों तरफ कॉट हो, तो कॉट से कॉट छूट के थीटा आ जाएगा। सर इधर कॉट कैसे बनाए, तो टेबल याद करो ना बच्चे। कॉट एक्चुअली 10 का उल्टा होता है, 10 30 1/√3 होता है, तो कॉट 30 एक्चुअली 1/√3 का उल्टा √3 होता है, यानी टेबल याद आनी चाहिए। √3 का मतलब कॉट 30 है, कॉट से कॉट छूट जाएगा तो थीटा 30 डिग्री आ जाएगा। थीटा इज 30 डिग्री। एक काम आज सब बच्चों को करना है, जितने बच्चे भी अभी कर रहे हैं, सभी बच्चे ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करेंगे आप। मैंने बैच में कराई थी, ठीक है, लेकिन अब टाइम गैप हो गया ना, आप भूल रहे होंगे, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं याद आए ना तो काम खराब होता है। बनाना भी सिखाया था, लेकिन याद करो यार, स्पीड आती है उससे। मैं बैच में जब क्लास चल रही होगी ये टेबल सुन लूँगा बहुत सारे बच्चों से, याद होनी चाहिए सबको। ठीक है भैया, चलिए फटाफट से करिए। अच्छा वैसे तो 20 क्वेश्चन है, लेकिन आज मैं इतना ही टाइम दे पा रहा हूँ। ठीक है भैया, तो बस इसी को 10 क्वेश्चन आज आप कर लीजिए, फिर 10 की वीडियो अगले क्लास में दे देंगे आपको। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर के शुरू और एंड में कह रहा हूँ, इसे ढंग से प्रैक्टिस करना, मज़ा आएगा 5-7 पेपर करने बाद, जब ये बार बार आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, ओके, गुड बाय।